ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आधार सामग्री संकलन की विधियां और तकनीकें। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र समाज कार्य शोध और सांख्यिकी पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर SR बिल्लोरी। इस कार्यक्रम का ध्वन्यांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम आधार सामग्री संकलन की विधियां और तकनीकें। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। प्रिय छात्रों, अपनी पिछली वार्ता में मैंने आपसे चर्चा की थी आधार सामग्री के बारे में और ये कहा था कि पूरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो आधार सामग्री की बुनियाद पर ही खड़ा रहता है। इसलिए आधार सामग्री का विश्वसनीय और उसका सच्चा होना, शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि आधार सामग्री किस प्रकार एकत्रित की जाए और इसके लिए दो विधियों का मैंने जिक्र किया था। एक विधि थी अवलोकन या ऑब्जर्वेशन और दूसरी विधि थी केस स्टडी या एकल अध्ययन। लेकिन प्रिय छात्रों, इन दोनों विधियों की अपनी सीमाएं हैं और सबसे बड़ी इनमें जो खामी है, सबसे बड़ा जो दोष है वो ये है कि ये पूरी तरह से शोधकर्ता के अपने विचारों और अपनी भावनाओं पर निर्भर है और इसी कारण से उसकी अपनी भावनाएं और उसके अपने विचार अगर इसमें आ जाएं तो उसकी विश्वसनीयता पर, आधार सामग्री की विश्वसनीयता पर, उसकी शुद्धता पर प्रश्न खड़ा हो जाता है। इसीलिए जब आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जब गणनाओं की ज़रूरत होती है, तो इन दोनों विधियों का उपयोग संभव नहीं होता है। इसके लिए हमको अन्य विधियों का अवलंबन लेना पड़ता है। तो आइए आज हम उन दो प्रमुख विधियों की चर्चा करें जो आधार सामग्री के संकलन के लिए, उनके एकत्रीकरण के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती हैं और आम तौर पर जब आंकड़ों की ज़रूरत होती है, अधिक विश्वसनीयता की ज़रूरत होती है, ज़्यादा शुद्धता की ज़रूरत होती है, तो इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा प्रश्नावली। ये एक ऐसी विधि है जिसमें जो शोध कार्य के जो आपके उत्तरदाता हैं, जहाँ से आपको सामग्री प्राप्त होगी, उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न की एक व्यवस्थित सूची होती है जिसमें शोध कार्य से संबंधित विशेष विषय से जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न एक निश्चित योजना के तहत एक निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। अर्थात जो आप प्रश्न सूची बनाएंगे, जो प्रश्नावली बनाएंगे, उसमें सिलसिलेवार प्रश्नों की सूची होगी और वो प्रश्न उस शोध कार्य के लक्ष्य से जुड़े होंगे, उद्देश्य से जुड़े होंगे जिस पर आप कार्य कर रहे हैं। तो ये जो प्रश्नावली बनाई जाती है, जिसको अंग्रेजी में क्वेश्चनियर कहते हैं, इसका जो उत्तरदाताओं से जब संपर्क किया जाता है तो इस प्रश्नावली को या तो डाक से भेज देते हैं उत्तरदाताओं के पास, या आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग किया जाता है, उसको भी प्रेषित किया जाता है। और कभी कभी प्रश्नावली अगर छोटी हुई
तो फोन से भी प्रश्नोत्तर किया जा सकता है। तो ये प्रश्नावली का प्रारंभिक रूप मैंने आपको बताया। एक सवाल उठता है कि प्रश्नावली क्यों, क्या इसकी उपयोगिता है? इसके दो प्रमुख कारण हैं। अगर आपका शोध कार्य का क्षेत्र बहुत विशाल है, एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो प्रश्नावली का उपयोग आमतौर पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि शोधकर्ता के पास जन की कमी होती है, धन की कमी हो सकती है और समय की भी कमी हो सकती है। इसलिए सभी उत्तरदाताओं से सीधा संपर्क करना संभव नहीं हो पाता और प्रश्नावली विधि का अवलंबन लेना पड़ता है। अब आइए ये देखें कि प्रश्नावली की बनावट कैसी होती है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चनएयर, उसकी संरचना क्या होती है? जैसा कि मैंने अभी पहले आपसे कहा कि ये सिलसिलेवार प्रश्नों की एक तालिका है, एक सूची है, और इस तालिका को अलग अलग खंडों में बांट दिया जाता है। तो जो पहला उसका प्रारंभिक खंड होता है, आमतौर पर उसमें जो उत्तर देता है उत्तरदाता, उसके बारे में व्यक्तिगत जानकारी होती है, उसका नाम, पता, आयु इत्यादि, लेकिन अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही उस प्रश्नावली में प्रारंभ में शोधकर्ता एक नोट लिखता है और उसमें शोध कार्य का उद्देश्य बताता है, क्यों शोध कार्य कर रहा है वो, उसकी गोपनीयता की गारंटी देता है वो कि उत्तरदाता से जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसका उपयोग केवल शोध कार्य के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही एक और इसमें नोट होता है, और ये कि उत्तरदाता से अनुरोध किया जाता है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर ही प्रश्नावली भरकर लौटाने का कष्ट करें। कई शोधकर्ता तो प्रश्नावली के साथ में टिकट लगा हुआ और पता लिखा हुआ लिफाफा भी साथ में दे देते हैं, ताकि उत्तरदाता को इसमें परेशानी न हो। अब आइए प्रश्नावलियां कितने प्रकार की होती है इसकी चर्चा करें। पहला प्रकार, एक होती है खुली अथवा मुक्त प्रश्नावली। इसमें केवल प्रश्न ही होते हैं और उत्तरदाता अपनी भाषा में जैसा चाहे उत्तर दे सकता है, जैसा चाहे और जितना बड़ा चाहे। उदाहरण के लिए, अगर आपका टॉपिक है, आपका शोध का विषय है बाल श्रमिक की समस्याओं के कारण, तो उसमें उत्तरदाता अपने मन से कारणों का विस्तार या विश्लेषण कर सकता है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आगे चल करके जब आप प्रोसेसिंग करेंगे आधार सामग्री की, तो उसमें छांटने में, आपके काम की सामग्री छांटने में समय लग सकता है। ये हो गया पहला प्रकार। प्रश्नावली का दूसरा प्रकार है बहुवैकल्पिक प्रश्नावली, मल्टी ऑप्शनल क्वेश्चनेयर। इसमें शोधकर्ता प्रत्येक प्रश्न के साथ में कुछ विकल्प भी देता है, कुछ उत्तर भी देता है, और उत्तरदाता को इनमें से किसी एक या अधिक विकल्पों पर सही का निशान लगाना होता है। इसका फायदा यह है कि प्रोसेसिंग के समय जब आप कंप्यूटर में डालते हैं तो समय की बचत होती है, लेकिन दूसरी इसकी जो सीमा है वो ये है कि उत्तरदाता के स्वतंत्र चिंतन पर थोड़ी सी रोक लग जाती है। वो मन चाहे उत्तर वो नहीं दे सकता है, क्योंकि संभव है कि आपने जो विकल्प दिए हैं उनसे हटकर भी उसका सोच हो। इसलिए कई प्रश्नावलियों में एक और विकल्प देते हैं कि ये जो हमने आपको विकल्प दिए हैं, इसके अलावा अगर आपके ध्यान में कोई और विकल्प हो तो कृपया उसको लिखें। ये हो गए प्रश्नावली के दो प्रकार। अब आइए तीसरा प्रकार हम देखें, उसको कहते हैं चित्रमय प्रश्नावली या पिक्चोरियल क्वेश्चनेयर। ये प्रश्नावली आमतौर पर जो निरक्षर उत्तरदाता होते हैं उनके लिए तैयार की जाती है। जैसे वन्य प्राणियों के बारे में कोई आपने प्रश्नावली बनाई और उत्तरदाता से पूछा कि सबसे अधिक महत्व आपको किसको देंगे, तो उसके उत्तर के रूप में शेर, हाथी, भालू, लोमड़ी इत्यादि के चित्र दिए जाते हैं और उसको टिक करने के लिए उत्तरदाता को कहा जाता है। लेकिन इसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उत्तरदाता तो अशिक्षित है, किसी शिक्षित व्यक्ति की मदद लेना पड़ती है चित्रमय प्रश्नावली के लिए भी। और आखिरी जो उसका प्रकार है प्रश्नावली का, वो है मिश्रित या मिक्स्ड क्वेश्चनेयर। इसमें दोनों प्रकार के प्रश्न आप दे सकते हैं। कुछ तो खुले उत्तर, जो कि उत्तरदाता जैसा चाहे
वैसा लिख सकता है। और उसके अलावा कुछ बहुवैकल्पिक या मल्टी ऑप्शनल सवाल भी होते हैं, तो इन दोनों को मिला करके एक कंप्लीट प्रश्नावली तैयार हो जाती है। अब आगे एक सवाल और हम करें और उसका उत्तर देने की कोशिश करें कि एक अच्छी संरचना प्रश्नावली की किस प्रकार की होती है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ ए गुड क्वेश्चनेयर, या दूसरे शब्दों में कहें कि प्रश्न पूछना भी अपने आप में कला है। तो आपकी इस कला का प्रदर्शन प्रश्नावली निर्माण में होना चाहिए। कुछ ऐसे बातें हैं जिनका ध्यान प्रश्नावली तैयार करते समय आपको रखना चाहिए। नंबर 1, प्रश्न बहुत ज़्यादा न करें, क्योंकि कई बार उत्तरदाता उत्तर देते देते ऊब जाते हैं और काम अधूरा ही छोड़ देते हैं। दूसरा, इस बात का ध्यान रखें कि एक प्रश्न में अधिक प्रश्न उसमें शामिल न हों, एक बार में एक ही सवाल किया जाए, नहीं तो उत्तरदाता को कंफ्यूज कर देंगे, भ्रमित कर देंगे। तीसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है प्रश्न बनाते समय, प्रश्न छोटे छोटे हों, स्पष्ट हों और जटिलता से दूर हों, ताकि उसको समझने में परेशानी न हो, और भाषा उसकी अधिक से अधिक सरल होनी चाहिए ताकि उसको समझने में सुविधा हो। एक और बात का ध्यान रखें कि ऐसे प्रश्न न करें जिससे उत्तरदाता की प्राइवेसी, निजता या गोपनीयता भंग हो। जैसे आपके पति से या पत्नी से कैसे संबंध है, इस प्रकार के सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। फिर जिनको कहते हैं अंग्रेजी में प्रोजेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे सवाल जिनके उत्तर आपके दिमाग में पहले से ही हैं और उन उत्तरों की तरफ आप उत्तरदाता को ढकेलने की कोशिश करते हैं। जैसे, क्या अमुक पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था ज़्यादा? अब इस तरह के प्रश्न जो हैं नहीं पूछे जाने चाहिए। उनको हम उत्तर की तरफ ढकेले नहीं, जो उनके अपने उत्तर हैं उनको वैसा ही सहज और स्वाभाविक रहने दें। एक और बात का ध्यान रखें कि आपके प्रश्न परस्पर विरोधी ना हो और भ्रमित करने वाले ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अंतिम बात जो है वो ये है कि प्रश्न दोहराए ना जाएं, इससे उत्तरदाता झुंझला सकता है, खींच सकता है। लेकिन कई जो चतुर जो प्रश्नावली निर्माता होते हैं वो उसके उत्तर की सत्यता को वेरीफाई करने के लिए कई बार वही प्रश्न दूसरे रूप में दे देते हैं, ताकि पहले प्रश्न में उसने जो जवाब दिया था कि वही जवाब अब भी दे रहा है, अर्थात उसने सही जवाब दिया। तो प्रश्नावली बनाते समय इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अब आइए एक अगले चरण पर कि प्रश्नावली तो आपने बना ली अपने टेबल पर बैठ करके, लेकिन वास्तव में जब आप फील्ड में जाएंगे या प्रश्नावली आपकी उत्तरदाता तक पहुंचेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी जांचना बहुत जरूरी। इंस्ट्रूमेंट या उपकरण तो आपने, औजार तो आपने बना लिया, लेकिन वास्तव में काम करेगा नहीं करेगा, और अगर करेगा तो कैसे, या उसमें किस प्रकार की कमियां हैं, किस प्रकार के दोष हैं, ये भी जांचना ज़रूरी है। तो इसके लिए नमूने के तौर पर, सैंपल के तौर पर कुछ प्रश्नावलियां कुछ चुने हुए उत्तरदाताओं को भेजी जाती हैं और उनसे अनुरोध किया जाता है कि आप इसके उत्तर तो दें ही, लेकिन इसमें जहां आपको दिक्कत हो, जहां आपको समझने में कठिनाई हो या जहां आपको आपत्ति हो, उसको भी कृपया हमको सूचित करने की कोशिश करें, ताकि हम इसका जो फाइनल संस्करण है उसमें हम सुधार कर सकें। इसको कहते हैं पायलट टेस्टिंग या प्रारंभिक परीक्षण। और परीक्षण के पश्चात जब इसमें आपने आवश्यकता के हिसाब से संशोधन कर लिया, तब आप इसको उत्तरदाता को भेजने के लिए तैयार हैं। आमतौर पर तो इसको डाक से भेजा जाता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम भी हैं, फ़ोन हैं इत्यादि, तो उनसे ये तो प्रश्नावली तो आप भेजें ही, और अगर डाक से भेजें तो उनसे अनुरोध करें कि आप कृपया इसको समय सीमा के अंदर हमको भर के भेज दें, और अगर उत्तर समय सीमा के अंदर नहीं आता है तो उसको आपको रिमाइंडर भेजने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब आइए
ये देखें कि प्रश्नावली की विधि जो है समाज कार्य के शोध कार्य के एक विधि के रूप में इसमें क्या गुण हैं और क्या दोष हैं, क्या उसकी सीमाएं हैं। जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका उत्तरदाता समूह बहुत विशाल है और बहुत बड़े भूभाग पर फैला हुआ है तो हर एक से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना शायद आपके लिए संभव न हो। ना आपके पास में उतने साधन होंगे, ना आपके पास में उतना समय होगा, ना आपके पास में उतना धन होगा। तो उसमें एक तो ये उपयोगी होती है प्रश्नावली की जो विधि है वो, और दूसरा ये है कि जहाँ पढ़े लिखे अगर उत्तरदाता हैं तो उनके लिए बहुत उपयोगी विधि ये मानी जाती है और आंकड़ों के संकलन में इसका काफ़ी महत्व होता है। अब आइए इसकी सीमाएं क्या हैं वो देखें। सीमाएं ये हैं, सबसे पहले तो ये कि इस विधि का उपयोग केवल उन्हीं उत्तरदाताओं के लिए किया जा सकता है जो शिक्षित हों, पढ़े लिखे हों। दूसरा इसमें जो कमी है वो ये है कि आमतौर पर अगर उत्तरदाता आपसे परिचित नहीं है तो उसकी उदासीनता भी कई बार आपके कार्य में विलंब कर देती है। बार बार आपको स्मरण पत्र, रिमाइंडर भेजने की आवश्यकता पड़ सकती है। एक और कारण है कि अगर आपने डाक से भेजी है तो कई बार डाक विभाग की कार्यकुशलता की कमी के कारण से आपको वो प्रश्नावलियाँ समय पर नहीं मिल पाती हैं, मिल ही नहीं पाती हैं। और वैसे भी ये देखा गया है कि इस विधि के उपयोग में ज़्यादा से ज़्यादा 30 से लेकर के 40% तक उत्तर भरी हुई प्रश्नावली के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो एक तरफ हम देखते हैं कि समय और धन की बचत करें, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की भी सीमाएं आ जाती हैं। तो ये दोनों बातें विचारणीय हैं। और ये जो कठिनाई है प्रश्नावली की, जिसकी मैंने अभी आपसे चर्चा की, इनको दूर करने के लिए एक दूसरी और विधि है जिसका सहारा लिया जाता है और उसका नाम है साक्षात्कार अनुसूची या इंटरव्यू शेड्यूल। आइए देखें कि ये विधि क्या है और उसमें क्या करना होता है। इस विधि के माध्यम से शोधकर्ता या तो खुद या उसके प्रतिनिधि, उसके वॉलंटियर या उसके एम्प्लॉयज़ प्रश्नावली लेकर के व्यक्तिगत रूप से उत्तरदाताओं से संपर्क करते हैं और उनसे जानकारी या आधार सामग्री प्राप्त करते हैं। और इस विधि के भी अपने गुण और दोष हैं। आइए देखें वो क्या हैं। देखिए, साक्षात्कार के बारे में कहा गया है, जो मिसेस यंग जो इस विषय की विशेषज्ञ हैं, पॉलिन यंग, उन्होंने कहा है कि इंटर यानी अंदर और व्यू यानी दृष्टि। तो किसी के मन और मस्तिष्क में अंदर दृष्टि डालना, उसके विचारों और भावनाओं को जानना, यही साक्षात्कार है। इंटरव्यू में बी रिगार्डेड एज ए सिस्टमैटिक मेथड बाय विच अ पर्सन एंटर्स मोर और लेस इमेजिनेबिलिटी इनटू द लाइफ ऑफ ए कंपेटिटिव स्ट्रेंजर। एक अजनबी की भावनाओं, विचारों को जानना, ये इंटरव्यू विधि का, साक्षात्कार विधि का एक उद्देश्य होता है। साक्षात्कार कई प्रकार के होते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक या निदानात्मक। अगर किसी को कोई समस्या है, उसकी समस्या के क्या कारण हैं और अल्टीमेटली समस्या का रूप क्या है, इसके लिए इंटरव्यू किया जाता है। एक साक्षात्कार होता है क्यूरेटिव या उपचारात्मक। उपचार के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से व्यक्ति की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाता है। एक और प्रकार इसका है शोधपरक या गवेषणात्मक, अर्थात जानकारी एकत्रित करना उत्तरदाता से। तो हमारा जो विषय आज का वो यही है, गवेषणात्मक या शोधपरक। और इसमें एक उत्तरदाता से भी इंटरव्यू लिया जा सकता है और एक से अधिक उत्तरदाताओं से भी साक्षात्कार किया जा सकता है। अब इस जो साक्षात्कार है शोधपरक या गवेषणात्मक, इसके भी कई प्रकार हैं। एक होता है इनफॉर्मल, बिना किसी तैयारी के, बिना किसी गाइड के, बिना किसी अनुसूची के आप अपने उत्तरदाता से मिलते हैं और एक सहज प्रवाह बातचीत का चलता है। और बीच में जब बातचीत पटरी से अलग हटने की आपको लगता है कि हट रही है तो आपको समय समय उसको मोड़ भी देना होता है, लेकिन ये पूरी तरह से अनौपचारिक होती है। कई लोग इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं टेप रिकॉर्डर के माध्यम से और बाद में उसको सुन करके या उसको लिख करके
अपने काम की आधार सामग्री उसमें से उसका चयन कर लेते। दूसरा होता है साक्षात्कार जो है वो इंटरव्यू गाइड के साथ, अर्थात केवल बिंदु पर आपको कुछ बिंदु आपने लिख लेते हैं अपने डायरी में और उन बिंदुओं पर ही आपको उससे चर्चा करनी होती है उत्तरदाता से। एक के बाद एक बिंदु पर चर्चा होने लगती है और ये भी एक तरह से सहज प्रक्रिया होती है। और तीसरा जो प्रकार है वो साक्षात्कार एक अनुसूची के साथ, एक अनुसूची के आधार पर, अर्थात आपने एक प्रश्नावली तैयार कर ली अपने विषय के हिसाब से, जितने अधिक से अधिक प्रश्न उसमें आ सकते हैं वो आपने लिए, उस प्रश्नावली को आपने अलग अलग खंडों में बांट दिया, उसका परीक्षण कर लिया, बिल्कुल वही जैसा कि पहली विधि में मैंने आपसे बताया था प्रश्नावली वाला प्रक्रिया है। और उसके बाद फिर जब आपकी फाइनल हो जाए प्रश्न सूची, तब आप अपने उत्तरदाता से आमने सामने बैठ करके बात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि चुनाव के पहले जो ओपिनियन पोल होते हैं, ये एग्जिट पोल होते हैं, वो भी इसी विधि के आधार पर किए जाते हैं और इस बात की कोशिश की जाती है पता लगाने की किस पार्टी को बहुमत मिलने की संभावना है। तो ये आपने देखा कि सवाल तो इसमें ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें भी वही सावधानी रखी जानी चाहिए जो कि प्रश्नावली के मामले मैंने आपसे बताई थी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें आपके उत्तरदाता का साक्षर होना आवश्यक नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से जो शोध करता है या जो आपका प्रतिनिधि है उत्तरदाता को समझा भी सकता है प्रश्न का मतलब। दूसरा ये भी है कि वार्तालाप के दौरान कई बार उत्तरदाता की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो देह भाषा है, वो कुछ और कहती है और उसके प्रश्न, उसके जो शब्द हैं वो कुछ और कहते हैं। तो एक कुशल जो शोध करता है वो देह भाषा को भी ध्यान में रख करके अलग से कई बातें ऐसे नोट कर सकता है जो कि वाणी के माध्यम से कही नहीं जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर उत्तरदाता शासकीय सेवा में है, नौकरी में है, और आपने उससे उस राजनीतिक पार्टी के बारे में सवाल कर लिया जिसके यहाँ सरकार है और उसका उत्तर जो है निषेधात्मक है, नेगेटिव है, तो या तो जवाब ही नहीं देगा और या फिर प्रशंसात्मक उत्तर देगा, जबकि उसके चेहरे के भाव या बोलने की टोन जो है कुछ और ही कहानी कह रहे होते हैं। तो ये एक नोट करने जैसी बात है कि वाणी और देह भाषा का ऐसा अंतर कुशल शोधकर्ता से छिपा नहीं रह सकता। वो उसे नोट करके यथास्थान इसका उपयोग कर सकता है और ये प्रश्नावली विधि में संभव नहीं है। इसके साथ एक और लाभ है उसका कि उत्तरदाता के परिवेश के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि प्रश्नावली में संभव नहीं है। अर्थात अगर आपका शोध कार्य किसी झुग्गी बस्ती में चल रहा है तो जब आप वहाँ जाएंगे झुग्गी बस्ती में तो उसके परिवेश के बारे में आप स्वयं कुछ ऑब्जर्व करेंगे, कुछ देखेंगे और उत्तरदाता जो उत्तर दे रहा है उसको जोड़ने का, परिवेश से जोड़ने के लिए आपके पास में काफ़ी गुंजाइश होती है। और कई बार इस विधि का एक उपयोग और भी, एक फ़ायदा और भी है कि कई बार भाषा या वार्तालाप के प्रवाह में उत्तरदाता कुछ ऐसी बातें भी कह जाता है जिनका सीधा संबंध तो आपके शोध कार्य से नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बातें आपको ऐसे उसमें मिल सकती हैं जो उस शोध कार्य को आप जोड़ सकते हैं, उससे आपके शोध कार्य को नई दिशा मिलती है। और ये जो लाभ है ये प्रश्नावली विधि में संभव नहीं है। तो अगर धन और समय का कुशलतापूर्वक बजट बनाएं आप तो बचत दोनों की इस साक्षात्कार अनुसूची विधि में संभव है। इस विधि का एक और लाभ है कि शोधकर्ता या उत्तरदाता दोनों के बीच में अगर कोई गलतफहमी है तो उसको भी निराकरण उसका किया जा सकता है। और इसमें एक लाभ ये भी है कि इसमें 100% उत्तरों की प्राप्ति होती है। आइए इसकी सीमाएं भी देख लें। एक तो यह है कि अगर आपका अध्ययन क्षेत्र बहुत विशाल है तो आपके लिए संभव नहीं हो सकता धन की सीमा, जन की सीमा और समय सीमा। और दूसरा ये भी है कि अगर शोधकर्ता तटस्थ न हो तो अपने विचारों, भावनाओं का प्रक्षेपण भी उत्तरदाता पर करके उससे अपना मनचाहा उत्तर प्राप्त कर सकता है।
आप सुन रही थी समाजकार विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आधार सामग्री संकलन की विधियां और तकनीकें। अभी आपने सुना इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर SR बिल्लूरी। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।